हेलो साथियों, कार्तिक वर्ल्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एनटीए यूजीसी नेट अगस्त 2024 में होने वाले एग्जाम के लिए एमसीक्यूज लेकर आया हूँ, जिनकी यहाँ पर विस्तृत डिटेल व्याख्या की गई है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के भौगोलिक विश्लेषण का ब्यूज गार्नियर का मुख्य पक्ष नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है विश्व में लोगों का वितरण, जनसंख्या घटना का भौगोलिक विश्लेषण, मानव समाज का विकास, जिन्होंने जिस स्तर की सफलता प्राप्त की, और पांचवा क्वेश्चन अन्य ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न, जिसमें ऑप्शन ये विकल्प 2 है जो सही होगा, जनसंख्या घटना का भौगोलिक विश्लेषण। ये ब्यूज गार्नियर ने इसके पक्ष में अपना पक्ष नहीं रखा। नीचे यहाँ पर जिसकी डिटेल व्याख्या की गई है, ब्यूज गार्नियर के अनुसार जनसंख्या के भौगोलिक वितरण के मुख्य पक्ष हैं विश्व में लोगों का वितरण या जनसंख्या के भौगोलिक विश्लेषण का अध्ययन करता है, जिसमें लोगों की संख्या, घनत्व और वितरण पैटर्न शामिल है। ऑप्शन 2 जनसंख्या घटना का भौगोलिक विश्लेषण, यह जनसंख्या में होने वाली घटनाओं जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास का अध्ययन करता है। तीसरा ऑप्शन है मानव समाज का विकास, इससे तात्पर्य है यह मानव समाज के विकास एवं परिवर्तन का अध्ययन करता है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और सामाजिक परिवर्तन शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है m इक्वल टू a माइनस o अपॉन o, उपरोक्त सूत्र निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा अनुकूलतम जनसंख्या को व्यक्त करने के लिए दिया गया था? तो इसमें जो ऑप्शन है माल्थस, डाल्टन, थॉमसन, क्वियार्था और अनुत्तरित प्रश्न, जिसमें ऑप्शन 2 है डाल्टन, वो आपके लिए सही होगा। इसमें ऑप्शनों को समझाया गया है। डाल्टन ने अनुकूलतम जनसंख्या को व्यक्त करने के लिए m इक्वल a माइनस o अपॉन o सूत्र का उपयोग किया गया था। यह सूत्र अनुकूलतम जनसंख्या की गणना करने में मदद करता है। यहाँ m अनुकूलतम जनसंख्या को और a कुल भूमि क्षेत्र को और o एक निश्चित मान को बताता है जो जनसंख्या घनत्व को निर्धारित करता है। माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, लेकिन उन्होंने अनुकूलतम जनसंख्या के लिए कोई सूत्र नहीं दिया। डाल्टन के अलावा अन्य विकल्प में से कोई भी विद्वान इस सूत्र के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, लेकिन उन्होंने अनुकूलतम जनसंख्या के लिए कोई परिसीमन के लिए बेंगवे के थीसियन बहुभुज विधि का सूत्र प्रस्तुत नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1949 में संयुक्त राज्य अमेरिका में 67 डैश डैश के उपयोग किया था। तो इसमें 67 ऑप्शन है। नंबर 1 महानगरीय परिक्षेत्र थे 67, या फिर कृषि, या फिर भौगोलिक, या फिर औद्योगिक। अनुत्तरित प्रश्न, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है महानगरीय परिक्षेत्र, ये 67 महानगरीय परिक्षेत्र थे जो वर्ष 1949 में संयुक्त राज्य अमेरिका में उपयोग किए गए थे। इसकी डिटेल व्याख्या है वर्ष 1949 में संयुक्त राज्य अमेरिका में बेंगवे ने थीसियन बहुभुज विधि का उपयोग महानगरीय परिक्षेत्र के परिसीमन के लिए किया था। थीसियन बहुभुज विधि एक भौगोलिक विश्लेषण तकनीक है जिसका उपयोग क्षेत्रों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करने के लिए किया गया था।
जैसे कि जनसंख्या घनत्व, आर्थिक गतिविधियों और भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर महानगरीय परिक्षेत्र के परिसीमन के लिए इस विधि का उपयोग करना। बेगवे ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सीमाओं को निर्धारित करने में मदद की, जिससे शहरी नियोजन और विकास के लिए बेहतर निर्णय लेने में मदद मिली। क्वेश्चन नंबर 4, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। तो इसमें एक तरफ है सूची में विद्वान हैं और दूसरी तरफ दे रखे हैं सेकंड सूची में औद्योगिक स्थिति सिद्धांत। तो अल्फ्रेड वेबर, E.M. हूवर, अगस्त लॉस, टॉड प्लेंडर। औद्योगिक स्थिति सिद्धांत में है आर्थिक गतिविधि की स्थिति 1948, ब्रिटरेज यूर स्टैंडर्ड थ्योरी 1935, उबेर डेन स्टैंडर्ड डेर इंडस्ट्री 1909, डिल राम लीचे और नंग डर विटसॉफ्ट 1939। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो इस प्रकार से होगा। अल्फ्रेड वेबर हैं, उन्होंने जो औद्योगिक इसका सिद्धांत दिया, उबेर डेन स्टैंडर्ड इंडस्ट्री। और E.M. हूबर ने आर्थिक गतिविधि की स्थिति 1948, अगस्त लॉस ने दिया डिल रोम लीचे और नंग डर विटसॉफ्ट 1939, और टॉड प्लेंडर ने बिट्रेंड जूर स्टैंडर्ड थ्योरी 1935। इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन है वो ए में 3rd, बी में 1, सी में 4 और डी में 2nd होगा। अगला क्वेश्चन है बाजार आधारित विचारधारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित नहीं की गई थी। इसमें ये आपको नहीं बताना है। तो इसमें ऑप्शन है टॉड प्लेंडर, फ्रैंक ए फेटर, सेफाल, वाल्टर इजार्ड और अंतरिक्ष पर्सन। तो इसमें आंसर होगा इसमें वाल्टर इजार्ड। और आंसर है वो कई करेक्ट आंसर होगा वाल्टर इजार्ड। 6 नंबर क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है वन का प्रकार और दूसरी तरफ है पेड़ व वृक्ष। तो वन के प्रकार है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अल्पाइन वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन और मरुस्थलीय एवं अर्धमरुस्थलीय वन। जिसमें पाइन, शीशम, एबोनी और रामबास। तो इसमें जो आंसर होगा वो 3 होगा, यानी ए में 3rd, बी में 1st, सी में 2nd और डी में 4th। तो ये इस प्रकार ये इसमें पूछा गया है, सम्मिलित करना है। तो इसमें 3rd में है ए में 3rd, यानी इसमें आएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये सम्मिलित होंगे एबोनी और अगला है अल्पाइन वन। तो अल्पाइन वन में ये होगा पाइन और अगला है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। तो ये सम्मिलित होगा 2nd, मतलब शीशम और मरुस्थलीय एवं अर्धमरुस्थलीय वन।
तो ये सम्मिलित होगा रामबास के साथ। रामबास के बारे में डिटेल दी गई है यहाँ पर। रामबास पौधा या सेंचुरी प्लांट लगभग 100 साल तक जीवित रहता है। यह पौधा बहुत धीमी गति से बढ़ता है और इसकी आयु बहुत लंबी होती है। यह पौधा लगभग 10 से 20 साल में पूरी तरह से विकसित होता है और इसके बाद यह फूलता है, इसमें फल आते हैं, इसमें फूल आते हैं। इसका फूल बहुत बड़ा सुंदर होता है और यह फूल एक बार ही आता है, जो कि पौधे की आयु के अंत में आता है। इसके बाद ये पौधा धीरे धीरे मरने लगता है, लेकिन इससे पहले यह अपने बीजों को फैलाता है, जो कि नए पौधे को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार जो रामबास है, इसको सेंचुरी प्लांट के नाम से भी जानते हैं। यह एक औषधीय पौधा है। रामबास पौधा एक प्रकार का सेंचुरी प्लांट है, जो एक प्रकार का कैक्टस है। यह पौधा अपनी अनोखी आकार और दुर्लभ फूलों के लिए जाना जाता है। सेंचुरी प्लांट को रामबास पौधा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पौधा 100 साल में एक बार ही फूलता है और जब यह फूलता है तो इसका फूल बहुत सुंदर बड़ा होता है। इस प्रकार से रामबास पौधे के बारे में यहाँ डिटेल दी गई है। इसके अलावा रामबास पौधा जो कुछ अन्य देशों में भी पाया जाता है, जैसे कैलिफोर्निया, ओरिजोना और टेक्सास, लेकिन इसका मूल स्थान मेक्सिको है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता गैट की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1947, 1944, 1942, 1938 और अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें ऑप्शन होगा अपना 1947। प्रशुल्क एवं व्यापार एवं सामान्य समझौता, जिसे गैट भी कहते हैं, यहाँ पर डिटेल दी गई है। प्रशुल्क एवं व्यापार सामान्य समझौता गैट की स्थापना 1947 में हुई थी। यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने, प्रशुल्क और व्यापार में बाधाओं को कम करने के लिए किया गया था। गैट का मुख्य उद्देश्य व्यापार को स्वतंत्र बनाना और विकसित देशों को व्यापार में अधिक अवसर प्रदान करना था। गैट की स्थापना 1947 में हुई थी, जब 23 देशों ने जिनेवा में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य था प्रशुल्क और व्यापार में बाधाओं को कम करना, व्यापार को स्वतंत्र बनाना, विकसित देशों को व्यापार में अधिक अवसर प्रदान करना। गैट के तहत सदस्य देशों ने अपने प्रशुल्क दरों को कम करने और व्यापार में बाधाओं को कम करने के लिए सहमति व्यक्त की थी। इसके अलावा गैट ने व्यापार विवादों को हल करने के लिए एक तंत्र भी विकसित किया था। आज गैट की जगह विश्व व्यापार संगठन यानी WTO ने ले ली है इसकी जगह, जो 1995 में स्थापित हुआ था। WTO गैट के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है और व्यापार को स्वतंत्र बनाने के लिए काम करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। संयुक्त राज्य के न्यूयॉर्क और बोस्टन नगरों के नगर प्रदेशों की सीमांकन के लिए LP ग्रीन ने कौन सी विधि का प्रयोग किया था? तो इसमें ऑप्शन है रेखीय विधि, ग्राफ विधि, गुणात्मक विधि और मात्रात्मक विधि। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा गुणात्मक विधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश औद्योगिक प्रदेश सम्मिलित नहीं है? यानी कहने का मतलब औद्योगिक प्रदेश नहीं है इसमें, वो अपन को इसमें से बताना है। तो इसमें ऑप्शन है जापान किताक्यूशु, चीन केंटन हांगकांग, फ्रांस लोरेन लग्जमबर्ग, ब्राजील दक्षिणी ट्रांसवाल। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है ये है ब्राजील दक्षिणी ट्रांसवाल। 4 नंबर 1 इसमें ऑप्शन, यानी ब्राजील है वो दक्षिणी ट्रांसवाल ये देश और औद्योगिक प्रदेश नहीं है। हाँ, ब्राजील में दक्षिणी ट्रांसवाल औद्योगिक प्रदेश नहीं है। देखिए नीचे डिटेल है इसमें। दक्षिणी ट्रांसवाल वास्तव में दक्षिणी अफ्रीका में एक क्षेत्र है, नहीं कि ब्राजील में।
ब्राजील के औद्योगिक क्षेत्रों में साओ पोलो, रियो डी जेनेरो और बोलो होरिजोंटे ये शामिल है। ठीक है, इसमें अन्य विकल्प सही, जो अन्य विकल्प वो सही है वो है जापान किताक्यूशु। किताक्यूशु जापान का एक औद्योगिक क्षेत्र है और क्यूशु एक द्वीप है जो जापान का हिस्सा है। चीन में केंटन, हांगकांग। ये हांगकांग केंटन चीन का एक औद्योगिक क्षेत्र है और हांगकांग चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। फ्रांस देश में लोरेन लग्जमबर्ग। लोरेन फ्रांस का एक औद्योगिक क्षेत्र है। लग्जमबर्ग फ्रांस के निकट एक देश है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। संयुक्त राज्य के न्यूयॉर्क और बोस्टन नगरों के नगर प्रदेशों के सीमांकन के लिए एल्फी ग्रीन ने कौन सी विधि, ये तो प्रश्न हो गया, आगे चलते हैं। हाँ देखिए, इस क्वेश्चन को डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। रेखीय विधि कौन सी होती है जिसमें अपने इसमें आंसर तो था गुणात्मक देखिए रेखीय विधि क्या है। यह विधि नगर प्रदेशों के सीमांकन के लिए रेखाओं का प्रयोग करती है। इसमें सीमाएं सड़कों, नदियों या अन्य भौगोलिक प्रदेशों के साथ मेल खाती है। ग्राफ विधि क्या है। यह विधि नगर प्रदेशों के सीमांकन के लिए ग्राफिकल प्रतिनिधित्व का प्रयोग करती है, जैसे कि मानचित्रों और ग्राफों का उपयोग करके सीमा निर्धारित की जाती है। गुणात्मक विधि, यह विधि नगर प्रदेशों के सीमांकन के लिए गुणात्मक विशेषताओं का प्रयोग करती है, जैसे कि भूमि का उपयोग, जनसंख्या घनत्व, आर्थिक गतिविधियां आदि। मात्रक विधि में क्या होता है। यह विधि नगर प्रदेशों के सीमांकन के लिए मात्रात्मक आंकड़ों का प्रयोग करती है, जैसे जनसंख्या की संख्या, भूमि का क्षेत्रफल आदि। इन विकल्पों में एलपी ग्रीन ने कौन सी विधि का प्रयोग किया था। इसका उत्तर होगा गुणात्मक विधि हो गया।